वर्किंग नोट करनी है, लेकिन उससे पहले क्या देखना है, बैलेंस शीट का ईयर एंडिंग। ईयर एंडिंग क्या है, 31 मार्च 2025। ये देखो बैलेंस शीट एज ऑन क्या दिया है उन्होंने, 31 मार्च 2025 का बैलेंस शीट दिया है। अभी जो ईयर 31 मार्च 2025 को क्लोज हो रहा है उसकी ओपनिंग डेट क्या होनी चाहिए, तो उसकी ओपनिंग डेट आनी चाहिए आपकी 1 अप्रैल 2004। ये देखो 2024, 31 मार्च 2025 ये आपकी डेट है बैलेंस शीट की। ठीक है, तो ओपनिंग डेट क्या होनी चाहिए, 1 अप्रैल 2024। ये हो गई आपकी ओपनिंग डेट। उसके साथ ये सेम डेट आपको शेयर्स एक्वायर्ड की भी दी है। ठीक है ना, कहाँ पे दिया है उन्होंने ये शेयर्स एक्वायर्ड की डेट, ये देखो क्या दिया है उन्होंने यहाँ पे, हाँ फर्स्ट लाइन ही थी ना कि एच लिमिटेड एक्वायर्ड इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 को उन्होंने शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं, तो ओपनिंग डेट एंड शेयर्स एक्वायर्ड की डेट यहाँ पे सेम होने वाली है। ठीक है, तो अभी हमें मिडल डेट दी है क्या, नहीं, तो अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व इनका वर्किंग करना है। ठीक है, ओके। अभी प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व इसका वर्किंग करने के लिए आपको जाना है बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज में आपको दिखेगा यहाँ पे इशू एंड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल है, उसके बाद इक्विटी शेयर्स है, उसके बाद जनरल रिजर्व है, लेकिन जनरल रिजर्व का बैलेंस 1 अप्रैल 2024 मतलब ओपनिंग बैलेंस है, एंड होल्डिंग कंपनी का नहीं, सब्सिडरी कंपनी का जनरल रिजर्व का 1 अप्रैल का बैलेंस है 20,000 रुपीज। एंड प्रॉफिट एंड लॉस, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, इसका मतलब ये 31 मार्च 2025 ईयर एंडिंग का बैलेंस है, ये कितना है 25,000 रुपीज है। किसका है ये, सब्सिडरी कंपनी का। होल्डिंग कंपनी का बैलेंस वर्किंग नोट में आता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, अभी देखो इस वर्किंग नोट में हम जाएंगे और वहां पे लिखेंगे कि जनरल रिजर्व का बैलेंस उन्होंने 1 अप्रैल 2024 का दिया है जो है 20,000। ये देखो जनरल रिजर्व के कॉलम में हमें लिखना है 20,000। ओके, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है, लेकिन वो 31 मार्च का रहने वाला है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस है 25,000। ठीक है, इजी था। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, और ऑन 1 अप्रैल 2024 थर्ड एडजस्टमेंट देख रहे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ₹5,000, मतलब ये ओपनिंग डेट है। ठीक है, ओपनिंग डेट प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस क्या है 5,000 रुपीज है। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस लिखने वाले हम 5,000 रुपीज। ठीक है, तो अभी जो इंफॉर्मेशन 1 अप्रैल की है ये दोनों भी आपकी जाने वाली है प्री। प्री का मतलब होता है कैपिटल प्रॉफिट में ये इंफॉर्मेशन जाने वाली है। उसके बाद 31 मार्च 2025 का कॉलम है, लेकिन यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना होगा। 25 से 5,000 माइनस कीजिए तो रिमेनिंग जो अमाउंट है वो 20,000 आने वाली है, एंड ये जाने वाली है पोस्ट में। पोस्ट का मतलब होता है रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, तो प्री पीरियड के लिए आपका कैपिटल प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 5,000 जाने वाला है, एंड जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना जाएगा 20,000 रुपीज जनरल रिजर्व का बैलेंस जाने वाला है, एंड पोस्ट पीरियड में रेवेन्यू प्रॉफिट में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जाने वाला है 20,000। लेकिन उसके पहले ये जो फेस वैल्यू हमें मिली थी, ये देखो ये गुडविल वर्किंग नोट फर्स्ट बनाई थी, तब हमें जो फेस वैल्यू शेयर्स की मिली है 40,000 रुपीज एंड 10,000 रुपीज, इसका हम पहले वहां पे वर्किंग पोस्टिंग कर लेते हैं। गुडविल में जाएंगे, जहाँ पे फेस वैल्यू है वहाँ पे 40,000 रुपीज लिखेंगे, एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाने के बाद वहाँ पे फेस वैल्यू हम 10,000 लिखने वाले हैं। अभी जाएंगे गुडविल में। ओके,
ये देखो गुडविल है, गुडविल की फेस वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है लेस नॉमिनल वैल्यू शेयर्स एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी। वर्किंग नोट नंबर 1 से हमें ये फेस वैल्यू मिली है जो है 40,000। उसके साथ माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए भी फेस वैल्यू जो मिली है वो है 10,000। ठीक है, पेड अप वैल्यू का मतलब ही होता है फेस वैल्यू, वो है 10,000। ओके, ठीक है। तो अभी कैपिटल प्रॉफिट निकालना है हमें। ये देखो कैपिटल प्रॉफिट के लिए अभी वर्किंग नोट बनाई है। जनरल रिजर्व एज ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल का जनरल रिजर्व दिया है, क्या दिया है टेबल में, 1 अप्रैल 2024 का जनरल रिजर्व है हमारे पास। ये देखो ये अमाउंट है जनरल रिजर्व की, कितनी है 20,000 रुपीज है। प्री पीरियड लिखा है ना वहां पे 20,000 एंड प्री पीरियड का 5,000 प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। ठीक है, जनरल रिजर्व का 1 अप्रैल का बैलेंस है 20,000 रुपीज। इसके बाद का जनरल रिजर्व है क्या, नहीं, मतलब मिडल में डेट नहीं थी ना, अगर मिडल में डेट होती है ना तो वो लिखनी पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, वो नहीं है। क्रेडिट बैलेंस दिया है उन्होंने फर्स्ट ओपनिंग का, 1 अप्रैल 2024 का जो क्रेडिट बैलेंस है वो है आपके पास 5,000। उसके बाद फिर से प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, डेबिट बैलेंस नहीं है, एप्रिसिएशन नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं है। ठीक है, तो अभी इसका प्लस माइनस करके जो भी वैल्यू आने वाली है, अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो वो आपका होने वाला है कैपिटल प्रॉफिट एंड अगर निगेटिव आंसर आएगा तो वो होने वाला है कैपिटल लॉस। ठीक है, तो अभी 20 प्लस 5,000 25,000 ये हमारा आ गया कैपिटल प्रॉफिट एंड जो प्रॉफिट आया है वो हमें रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4:1 रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4 + 1 ये होने वाला है आपका 5। 25,000 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी अमाउंट आएगी 5,000। तो यहाँ पे 5,000 इंटू 4 करना है, ये आएगा आपका 20,000 रुपीज एंड 5,000 इंटू 1 करना है, ये आएगा आपका 5,000 रुपीज। ठीक है, तो प्री पीरियड का जो कैपिटल प्रॉफिट है वो आया है हमारा 20,000 रुपीज एंड पोस्ट ये होल्डिंग कंपनी का जो कैपिटल प्रॉफिट है वो आया है 20,000 रुपीज एंड सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट आया है 5,000 रुपीज। होल्डिंग कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, जब हम गुडविल की वर्किंग नोट बनाएंगे तो वहां पे होल्डिंग कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर होता है एंड जब हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वर्किंग नोट बनाएंगे तब वहां पे सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट जाता है। तो अभी जाएंगे हम गुडविल के वर्किंग नोट में। ये देखो गुडविल के वर्किंग नोट में गए, यहाँ पे आपको दिखेगा कैपिटल प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी। कहाँ से आया, अभी हमने वर्किंग नोट नंबर 2 जो बनाई है वहां से हमें कैपिटल प्रॉफिट मिला है होल्डिंग कंपनी का जो है 20,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद सब्सिडरी कंपनी का जो कैपिटल प्रॉफिट मिला है वो जाने वाला है माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे आपके पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट है सब्सिडरी कंपनी का जो आया है 5,000 रुपीज। ओके, ठीक है, ये हो गया कैपिटल प्रॉफिट। अभी निकालना है हमें रेवेन्यू प्रॉफिट। तो रेवेन्यू प्रॉफिट के लिए जो पोस्ट में इंफॉर्मेशन आई है प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व की वो यहाँ पे हमें लिखनी है। ये देखो ये हमने वर्किंग नोट देखी थे, तो यहाँ पे प्री जो है प्री के लिए 5,000 एंड प्री के लिए 20,000 है, लेकिन पोस्ट के लिए सिर्फ आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिखेगा जो है 20,000 रुपीज। तो कैपिटल प्रॉफिट में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर होने वाला है, जनरल रिजर्व तो हमारे पास नहीं है कि नहीं। चलो तो अभी जाएंगे हम रेवेन्यू प्रॉफिट में। ये देखो रेवेन्यू प्रॉफिट में जाएंगे तो अभी जनरल रिजर्व आफ्टर कब का, 1 अप्रैल 2024 के बाद, कहाँ आफ्टर, कितना दिया है उन्होंने आफ्टर है, हाँ ये या यहाँ से लेके 31
मार्च 2025 तक का जनरल रिजर्व नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ये कितना होने वाला है, ये है आपका 20,000 रुपीज। ठीक है, एक ही अमाउंट थी, है कि नहीं। तो अभी ये प्रॉफिट ही आने वाला है, रेवेन्यू प्रॉफिट। तो रेवेन्यू प्रॉफिट आ गया आपका 20,000 रुपीज। अभी ये 20,000 रुपीज हमें 4:1 मतलब 5 से हमें डिवाइड करना है, 20,000 डिवाइडेड बाय 5। तो 1 पार्ट आने वाला है आपका 4,000 रुपीज का। 4,000 इंटू 4 ये हो गया 16,000 एंड 4,000 इंटू 1 ये हो गया 4,000। ओके, ठीक है। अभी रेवेन्यू प्रॉफिट, तो होल्डिंग कंपनी का जो रेवेन्यू प्रॉफिट आया है डिस्ट्रीब्यूट करके वो आया है 16,000 एंड सब्सिडरी कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट आया है 4,000 रुपीज। अभी होल्डिंग कंपनी का जो रेवेन्यू प्रॉफिट आया है वो कहाँ पे लेके जाना है, तब जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तब हम प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस निकालते हैं, वर्किंग करते हैं, 7th वर्किंग नोट में करते हैं। ठीक है, उस टाइम हम ये 16,000 यूज करने वाले हैं। और ये 4,000 रुपीज कहाँ पे जाएंगे, ये यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, वहाँ पे रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी का जो रेवेन्यू प्रॉफिट है उसके सामने हमें ये लिखना है 4,000 रुपीज। सब्सिडरी कंपनी का जो रेवेन्यू प्रॉफिट है उसके सामने हम लिखने वाले हैं 4,000 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे हमारा रेशियो हो गया, कैपिटल प्रॉफिट निकाल के वो गुडविल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट में लिख दिया, रेवेन्यू प्रॉफिट निकाल के, होल्डिंग का तो नहीं लिखा है अभी तक, लेकिन सब्सिडरी कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट में लिख दिया है। अभी जाना है हमें वर्किंग नोट नंबर 4th के यहाँ, कैसे क्या, 2nd, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 4, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक है, पॉजिटिव आंसर आता है तो वो गुडविल होता है, निगेटिव आंसर आता है तो वो कैपिटल रिजर्व होता है। उन्होंने पहले पूछा है कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी कहाँ से मिलेगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाना है एंड वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और शेयर्स को हमें देखना है। तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ शेयर्स कितने हैं, चलो बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे, जहाँ से हमने नंबर्स लिए थे ना शेयर्स के, वहीं पे ये देखो इन्वेस्टमेंट लिखा है। तो ये कहाँ पे जाता है, जब हम गुडविल की वर्किंग नोट बनाते हैं तब हमें ये यूजफुल होता है 50,000 रुपीज, उसके लिए हमें ये यूजफुल है। ठीक है, लिखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग शेयर्स के सामने आपको लिखना है 50,000। ठीक है, उसके बाद लेस नॉमिनल वैल्यू है शेयर्स की, मतलब फेस वैल्यू जो ऑलरेडी हमने लिख के रखी है 40,000। उसके बाद एक कैपिटल प्रॉफिट वो भी हमने लिख के रखा है 20,000। कैपिटल लॉस था क्या, नहीं। एंड बैलेंस शीट के एसेट में अगर गुडविल होता है तो वो भी हमें यहाँ पे लिखना होता है, लेकिन वो भी अमाउंट यहाँ पे नहीं है। चलो करो, अभी 50,000 माइनस 40,000 आपको करना है, तो ये आंसर आने वाला है आपका 10,000। 10,000 से 20,000 को माइनस करना है तो निगेटिव आंसर आने वाला है। इसका मतलब आज हमें कैपिटल रिजर्व मिला है एंड कैपिटल रिजर्व मिलने के बाद ये कैपिटल रिजर्व कहाँ पे ट्रांसफर होने वाला है, ये कैपिटल रिजर्व जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अगर गुडविल आता है तो वो जाता है एसेट साइड में एंड कैपिटल रिजर्व आता है तो वो जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, लिख देंगे। ठीक है, चलो पहले लिख लेते हैं फिर बाद का वर्किंग करेंगे। बैलेंस शीट ऑलरेडी हमने बनाया है, रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में आपको जाना है, वहां पे लिखना है कैपिटल रिजर्व। वर्किंग नोट नंबर 4 से ये अमाउंट हमें मिली है एंड वो है हमारी 10,000। ओके, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व हो गया,
अभी जाएंगे हम रेवेन्यू प्रॉफिट, अरे माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में फर्स्ट लाइन है पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स एच लिमिटेड बाय सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी की पेड अप वैल्यू जो हमने ऑलरेडी लिखी है। उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी का 5000 लिखा है, कैपिटल लॉस तो नहीं था। रेवेन्यू प्रॉफिट हमने लिखा है 4000 रुपीज, ठीक है। इसका प्लस माइनस करना है आपको एंड आंसर निकालना है, एंड वो आंसर आ रहा है 19,000, क्योंकि दोनों अमाउंट ऐड है, 10 + 5 + 4, तो ये टोटल हो गई आपकी 19,000 एंड ये हो गया है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। एंड ये जाने वाला है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमेशा जाता है, ठीक है। देखो ना, आप अगर ये लिखोगे ना फॉर्मेट तो प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाता है। तो ये मिला हमें वर्किंग नोट नंबर 5 से क्या, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो आया है हमारा 19,000। डन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अनरियलाइज प्रॉफिट। तो आज प्रॉब्लम में अनरियलाइज प्रॉफिट हमें सॉल्व करना है क्या नहीं वो देखना होगा। तो है ये देखो, सेकेंड एडजस्टमेंट में उन्होंने दिया है स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स परचेज फ्रॉम एच लिमिटेड 20,000, मतलब 20,000 ये हमारा स्टॉक है कि नहीं। उसके बाद प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल, सेल्स के ऊपर हमें 25% प्रॉफिट निकालना है। तो कैसे वर्किंग नोट बनेगी, तो हम जाने वाले हैं अभी अनरियलाइज प्रॉफिट में। ये देखो अनरियलाइज प्रॉफिट में हमें जाना है, क्या दिया है उन्होंने, स्टॉक $20,000, उसके बाद प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स, प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर हमें 25% प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे ना, हम 25% ऑन सेल्स, सेल्स बोला है ना, इसलिए सेल्स को हमें यहाँ पे 100 कंसिडर करना है। अगर कॉस्ट बोला, कॉस्ट प्लस 25%, तो कॉस्ट प्राइस को 100 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अभी सेल्स को 100 कंसिडर करने के बाद वहाँ पे 25% ऑन सेल्स, मतलब 25 ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे +25, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आने वाली है, 100 - 25 करना है, तो आपकी कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी आपको 75। कितनी आई आपकी कॉस्ट प्राइस, 75। अभी लोड निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस। कैसे हम लोड निकालते हैं, लोड को कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट हमारे पास है 25 एंड सेलिंग प्राइस है 100, तो ये लोड आपका आने वाला है 1/4। कितना आया, 1/4 लोड आया है, ठीक है। तो अभी अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, कैसे हम अनरियलाइज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट क्या करते हैं हम, स्टॉक इनटू लोड। स्टॉक है 20,000 इंटू लोड आया है 1/4, तो अनरियलाइज प्रॉफिट हमें मिल गया 5,000। अभी ये जो 5,000 अनरियलाइज प्रॉफिट आया है वो फिर से हमें 4:1 रेशो में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब 4,000 रुपीज होल्डिंग कंपनी का अनरियलाइज प्रॉफिट आया है एंड 1,000 रुपीज ये सब्सिडरी कंपनी का अनरियलाइज प्रॉफिट आया है। लेकिन यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी का जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसके नो इफेक्ट्स, कहीं पे भी ये इफेक्ट जाने वाला नहीं है। लेकिन होल्डिंग कंपनी का जो अनरियलाइज प्रॉफिट आया है उसके 2 इफेक्ट होते हैं। एक तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस का वर्किंग करेंगे या 7th वर्किंग नोट में करेंगे तो वहां से हमें ये लेस करना होता है। एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में जब हम स्टॉक का पोस्टिंग करते हैं तो स्टॉक से हमें अनरियलाइज प्रॉफिट को क्या करना होता है, माइनस करना होता है, ठीक है, ओके। तो अभी
एक प्रॉफिट एंड लॉस का वर्किंग 7th में कर लेते हैं। ठीक है, 7th का वर्किंग मैं सबसे लास्ट में कर रही हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस क्या करते हैं हम, इसका प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो लिखते हैं, उसके बाद रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी को ऐड करते हैं, एंड अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी को माइनस करते हैं। ठीक है, तो अभी अनरियलाइज प्रॉफिट कितना मिला था होल्डिंग कंपनी का, हमें मिला है 4000 रुपीज। ओके, चलो 1 बाय 1 फिर से करेंगे। बैलेंस शीट का पोस्टिंग करेंगे, उसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी करेंगे। अभी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में इश्यू एंड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल है 50,000। सब्सिडरी कंपनी ऑलरेडी हमने वर्किंग नोट में यूज किया है, तो अभी होल्डिंग कंपनी का जो 2,50,000 कैपिटल है ये जाने वाला है आपका बैलेंस शीट में। ठीक है, चलो, और 100 रुपीज प्राइस है शेयर्स की, इसका मतलब होता है 22,500 नंबर ऑफ शेयर्स होने वाले हैं। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में हमें जाना है, यहाँ पे लिखेंगे 2,500 शेयर्स एट ₹100 ईच, एंड ये अमाउंट है 2,50,000। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दिया है इक्विटी शेयर्स तो हो गया, जनरल रिजर्व दिया है 50,000 जो हम होल्डिंग कंपनी का ही लिखने वाले हैं। सब्सिडरी कंपनी का ऑलरेडी हमने वर्किंग नोट में यूज किया है, तो अभी जनरल रिजर्व सिर्फ हमें होल्डिंग कंपनी का यहाँ पे लिखना है। लिखो, चलो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएंगे, एंड रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में लिखेंगे जनरल रिजर्व। लिखो यहाँ पे, होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व है 50,000 रुपीज। ओके, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है 70,000 एंड 25,000। 25,000 ऑलरेडी हमने वर्किंग नोट में यूज़ किया है, सिर्फ ये हमें 70,000 बैलेंस शीट में लेना है। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो वर्किंग नोट है ना वो वहाँ पे वर्किंग नोट में लिखेंगे 7th में, एंड वहाँ पे हमें रेवेन्यू प्रॉफिट को भी ऐड करना होता है। तो होल्डिंग कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट कितना आया था, तो होल्डिंग कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट ये देखो 16,000 आया है। ठीक है, वो भी वहाँ पे लिख देंगे। अभी प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं दिया है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस जो दिया है वो है 70,000। ओपनिंग तो नहीं है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 70,000, एंड होल्डिंग कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट कितना आया है 16,000। ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर रेवेन्यू प्रॉफिट
वर्किंग नोट नंबर 3 से, एंड ये वर्किंग नोट नंबर कहाँ से, 6 से। ठीक है, तो अभी 70 प्लस 16 माइनस 4, तो ये आउटर में आएगा आपका 82,000। 82,000 आया है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस ये कहाँ पे लिखने वाले हैं, ये लिखेंगे हम बैलेंस शीट में। कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखो यहाँ पे लिखना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस। कहाँ से आया, तो वर्किंग नोट नंबर हमने 7 बनाई, वहां से हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस मिल गया है 82,000। ठीक है, ओके। चलो उसके बाद क्या है लायबिलिटीज में, ये देखो उसके बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का क्या करेंगे, टोटल करेंगे 30 एंड 5,000। देखो कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये सिर्फ होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट में आता है। बाकी के एसेट्स, बाकी की लायबिलिटीज होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी की टोटल करके वहां पे लिखनी होती है। अभी क्रेडिटर्स है 30,000 एंड 5,000, तो इन दोनों की टोटल वहां पे लिख देंगे। एंड उसके साथ उन्होंने फर्स्ट एडजस्टमेंट दी है, डेटर्स एंड डेटर्स ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड ₹5,000 ड्यू फ्रॉम एच लिमिटेड। मतलब ये एडजस्टमेंट है आपकी इंटर कंपनी ओविंग्स के ऊपर। जो एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स के ऊपर होगी वही एडजस्टमेंट सेम डेटर्स के ऊपर भी होती है। जो एडजस्टमेंट बिल्स रिसीवेबल के ऊपर होती है वही एडजस्टमेंट बिल्स पेबल के ऊपर भी होती है। उसको हम बोलते हैं कि इंटर कंपनी ओविंग्स। ठीक है, तो वहां पे हम 5,000 माइनस करेंगे। अभी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में हमें जाना है और उसमें लिखना है क्रेडिटर्स। ट्रेड पेएबल के ग्रुप में हमें लिखना है क्रेडिटर्स। एच लिमिटेड, एस लिमिटेड। उसके बाद इंटर कंपनी ओविंग्स को माइनस करना है, इंटर कंपनी ओविंग्स। ओके, देखो होल्डिंग कंपनी के क्रेडिटर्स कितने हैं, तो वो है 30,000, 5,000 एंड इंटर कंपनी ओविंग्स क्या है 5,000। 30,000, 5,000 एंड इंटर कंपनी ओविंग्स आपके पास है 5,000। 30 प्लस 5 मतलब 35,000 एंड फिर से 5,000 माइनस करेंगे तो आउटर में आपके क्रेडिटर्स आने वाले हैं 30,000। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कंप्लीट हुए। अभी हमें एसेट का पोस्टिंग करना है। ठीक है, एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग ये दोनों का प्लस करके वहां पे लिख देंगे। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी दोनों का प्लस करके वहां पे लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हुआ है। अनरियलाइज प्रॉफिट दोनों का स्टॉक दोनों का ऐड करके लिख देंगे। एंड वहां से अनरियलाइज प्रॉफिट को हमें क्या करना है, माइनस करना है। डेटर्स दोनों का एडिशन करके लिख देंगे। एंड यहाँ पे इंटर कंपनी ओविंग्स को क्या करना है, माइनस करना है। एंड कैश दोनों का एडिशन करके वहां पे लिख देंगे एंड प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी क्या करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे। पहले तो लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, पहली एसेट दी उन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग। लिखो टेंजिबल एसेट के ग्रुप में आपको लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग, एच लिमिटेड, एस लिमिटेड। लिखो एच लिमिटेड की लैंड एंड बिल्डिंग है 1 लाख एंड एस लिमिटेड की लैंड एंड बिल्डिंग है 20,000। करो दोनों का एडिशन करके कितना आएगा,
1,20,000। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद है प्लांट एंड मशीनरी। लिखो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी की प्लांट एंड मशीनरी है जो है 1,50,000 एंड 30,000। 1,50,000 एंड 30,000 दोनों का एडिशन करके आउटर में आने वाला है 1,80,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट तो हो गया है। स्टॉक कहाँ पे लिखेंगे? इन्वेंटरीज में। लिखो यहाँ पे स्टॉक, और वहां से हमें अनरियलाइज प्रॉफिट को क्या करना है? माइनस करना है। लिखो स्टॉक एच लिमिटेड, एस लिमिटेड। होल्डिंग कंपनी का स्टॉक है 40,000 एंड सब्सिडरी कंपनी का स्टॉक है 25,000 लेस अनरियलाइज प्रॉफिट। होल्डिंग कंपनी का अनरियलाइज प्रॉफिट है 4,000। तो आउटर में ये स्टॉक आ जाएगा आपका 61,000। ओके। स्टॉक के बाद हमें लिखना है डेटर्स। तो डेटर्स आपके ट्रेड रिसीवेबल के ग्रुप में आने वाले हैं। ट्रेड रिसीवेबल के ग्रुप में हमें लिखना है डेटर्स एच लिमिटेड, एस लिमिटेड एंड वहां पे इंटर कंपनीज ओविंग्स था। इंटर कंपनी ओविंग्स है कि नहीं? क्रेडिटर्स से जो इंटर कंपनी ओविंग्स माइनस किया था सेम हमें डेटर्स से भी करना है। तो डेटर्स के अमाउंट है 30,000 एंड 15,000। लिखो यहाँ पे 30,000 एंड 15,000। 30 प्लस 15 मतलब 45,000 माइनस 5,000। तो आउटर में डेटर्स आने वाले हैं आपके यहाँ पे 40,000। ठीक है। एंड लास्ट है कैश। अभी कैश क्या करेंगे? एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड की कैश लिख देंगे एंड प्रॉब्लम यहाँ पे टैली करने वाले हैं। 30,000 एंड 10,000। होल्डिंग कंपनी की कैश है 30,000, सब्सिडरी कंपनी की कैश आपकी है 10,000। दोनों की टोटल आउटर में आनी चाहिए 40,000। ठीक है। ओके, चलो अभी बैलेंस शीट क्लोज करेंगे। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड की टोटल करनी है, उसके बाद बैलेंस शीट के एसेट साइड की टोटल करेंगे। ये दोनों टोटल सेम आनी चाहिए तो हमारा प्रॉब्लम टैली हो जाएगा। करो चलो। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में फर्स्ट हमें क्या दिख रहा है? कैपिटल। कितना कैपिटल है? 2,50,000। उसके बाद है 10,000, उसके बाद है 50,000, उसके बाद है 82,000, फिर 19,000, उसके बाद है 30,000। ठीक है। इन सब की टोटल आ रही 4,41,000। करो 4,41,000 को प्रॉब्लम टैली हो जाएगा। ठीक है। एसेट में हमें देखना है 1,20,000, 1,80,000, उसके बाद 61,000, 40,000 एंड फिर से 40,000 रुपीज है। इन सब की टोटल आ रही है आपकी 4,41,000। यहाँ पे हमारा 7th प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है। ओके।